हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं, देखो, दिसंबर 2024 का ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर का कंप्लीट करंट अफेयर्स, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, इन सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहते हैं इन सब्जेक्ट को लेके, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो को आप बाद में भी फाइंड आउट कर सकते हो। यही चैनल पे सर्च बॉक्स में जाना है, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको दिखेगा, या लास्ट 1 ईयर भी अगर आपने टाइप कर लिया तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाएगी, जिसमें अभी तक हमने टोटल 8 वीडियोस लिए हैं 2024 के एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी के जितने भी न्यूज़ है इसमें कवर किए हैं। स्पेसिफिकली जो इस बार 2025 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो जून 2024 से लेकर नवंबर 2024 के हमने 2 वीडियोस बनाए थे, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हो, वीडियो नंबर 9 एंड वीडियो नंबर 10, जो आने वाले 25 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। रही बात नोट्स वगैरह की, तो नोट्स आपको मिलेंगे सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है सुमित सर नोट्स, वहां पे आपको नोट्स फाइल सेक्शन में मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देख लेना। तो आज के टॉपिक में देखो, दिसंबर 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थे उसका एक फास्ट ओवरलुक देता हूँ, और उसके बाद हम एक एक न्यूज को इन शॉर्ट कवर करेंगे, और मैक्सिमम न्यूज आज इस सेशन में ही हम कंप्लीट करेंगे पूरे दिसंबर के। तो पूरा सेशन एंड तक देखो, हर एक न्यूज कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले प्रीलिम्स में वो आपको बहुत ही फायदा देगी। तो देखना, पहला न्यूज़ हम देखने वाले हैं कि कुछ एमपी में न्यू टाइगर रिजर्व हुआ है, और उसके साथ हम इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स है उसका कुछ नंबर्स वगैरह देखेंगे। मार्बल डक, फिशिंग कैट, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूएनसीसीडी का मीटिंग हुआ था रियाद में, उसके बारे में जो वहाँ की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो देखेंगे। एनजीटी का जो डायरेक्शन आया था ओजोन लेवल को लेके दिल्ली में, उसका वार्निंग क्या इशू है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद स्पीसीज इन न्यूज में फेरेट्स के बारे में कुछ न्यूज था, वो हम देखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट ऑफिशियल समिट हुआ था टू कंजर्व द मैंग्रोव। उसके बाद अलास्का में एक स्पीसीज न्यूज में है मुरे सी बर्ड, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा एक कवरेज होगा, यूनेस्को का एक रिपोर्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडिया फर्स्ट बायो विटामिन बेस्ड नेशनल हाईवे कौन सा है, वो भी हम देखेंगे। सैंटा विंड्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है 2024 का, वो हम देखेंगे, यूनाइटेड नेशन का अवार्ड है। उसके बाद है, देखो, फ्लेगेरियन फील्ड्स नाम से एक रीजन है, मतलब प्लेसेस इन न्यूज में हम इसको कवर करेंगे। बुसान में एक समिट हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी, जो कि प्लास्टिक रिलेटेड पोल्यूशन से रिलेटेड आता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज में डेनाली फॉल्ट है, अलेप्पो सिटी, ये न्यूज में रही थी, उसके न्यूज शॉर्ट में देख के वो प्लेस कहाँ है वो देखेंगे। उसके बाद गृहा समिट क्या है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ऑलिव रिडले टर्टल, आईपीबीईएस का रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या आया है रिसेंटली, या वो रिपोर्ट क्या है, कौन निकालता है, वो सब हम देखेंगे। फेबा डायलॉग है, नॉर्थ जेंट हॉर्नेट, इन बारे में हम सब देखने वाले, और भी कुछ न्यूज है वो आगे आगे हम देखने वाले हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जनवरी 16 से, देखो, जो इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं 2025 का, उनके लिए एक प्रोग्राम हम स्टार्ट करें, प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम 2025, जिसमें काफी डिटेल कवरेज होगा आपका सिलेबस का, जो इस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 24 मॉक टेस्ट होगी, उसके बाद करंट अफेयर्स का कंप्लीट 1 साल का कवरेज होगा, एंड कुछ डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। उसके अलावा देखो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कंप्लीट एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड सिलेबस कवरेज होगा, और जो कि एकदम मिनिमम प्राइस पे होगा 14999 में। एंड इसको आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित के लाइव, जिसका लिंक वगैरह जो डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग कि संडे को, मतलब कल ही, जनवरी 12 को सुबह 11 बजे और 5 बजे, ये 2 स्लॉट्स में टेस्ट है, सिविल सर्विस चैंपियनशिप, जहां पे काफी एक्साइटेड प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप भी आपको एडमिशन में मिल सकता है, तो उसको भी आप जरूर रजिस्टर करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो भी अभी 26 एंड 27 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आरंभ एंड आगाज बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने एकदम बेसिक से एनसीईआरटी लेवल से भी स्टार्ट किया है, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड सुमित के लिए। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे, पहले न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट न्यूज है अपनी न्यू टाइगर रिजर्व इन एमपी। तो इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था, इसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एक्चुअली ये राता पानी कहाँ पे है, या फिर और भी कितने एमपी में टाइगर रिजर्व है, तो टोटल अभी तक तो 7 टाइगर रिजर्व है एमपी में। अब जो राता पानी है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें लास्ट, अगर हम देखें, राता पानी ऐड होने के बाद अब इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, तो टोटल 57 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, इंक्लूडिंग जो रिसेंट अभी राता पानी एमपी का टाइगर रिजर्व है वो मिला के।
अब रातापानी एग्जैक्टली कहाँ पे आता है तो देखो, ये रायसेन एंड सेहोरे नाम से डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। सातपुड़ा रेंज जो है, उसी सातपुड़ा रेंज के आसपास ये टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको। तो यहीं पे अब नया टाइगर रिजर्व होगा रातापानी, याद रखें। मैं कहूंगा कि लास्ट जो 4 तो भी टाइगर रिजर्व आपको देखने चाहिए, जिसमें वीरांगना दुर्गावती एमपी का 2023 में इसको डिक्लेयर किया गया था 54th नंबर। धौलपुर करौली राजस्थान, गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़, मतलब जो संजय नेशनल पार्क है उसी का पार्ट है। तमोर पिंगला भी इसको कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ का। एंड अब होगा नया वाला रातापानी, सबको याद रखना है, 57 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अब इस पे देखो क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। जैसे 2012 में क्वेश्चन आया था कि कौन से इसमें से टाइगर रिजर्व है, तो सबको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। तो जरूर इसको कमेंट में बताओ, और इस पे इसी कमेंट पे मैं आपको आंसर भी, मतलब वहां पे रिप्लाई में दे दूंगा, बट जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट में सबको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, देखो मार्बल डक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो कहाँ आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसको सोचो जरा, एक 2 सेकंड देता हूं मैं आपके लिए। तो ये मार्बल डक कुछ न्यूज में था, अनकॉमन विंटर माइग्रेंट लास्ट सीन इन सुल्तानपुर इन 1990। अब वो फिर से स्पॉट हुए हैं उस नेशनल पार्क में। तो कहाँ आता है ये, हरियाणा में। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक कालेसर नेशनल पार्क एंड एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे इनका फिर से साइटिंग हुआ है, तो जरूर देखना। स्पीसीज ये न्यूज है मार्बल डक। नेक्स्ट है और एक स्पीसीज न्यूज है, फिशिंग कैट। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आंध्र प्रदेश में आता है, तो वहां पे कुछ इंक्रीज दिखा इनके नंबर्स में। तो थोड़ी एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिशिंग कैट क्या है। तो ऐसा ये इंडिया का, इवन कोरिंगा सेंचुरी ये ऐसी है कि इंडिया फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्होंने रन किया है, कि सो दैट इनके बिहेवियर क्या है, या फिर ये किस प्रकार से वहां पे सरवाइव करते हैं। तो उसका पूरा उनका बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए उनका कॉलरिंग प्रोजेक्ट पहली बार अगर फिशिंग कैट का कहीं पे हुआ है, तो वो है कोरिंगा आंध्र प्रदेश में, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इनका अगर आप लोकेशन देखोगे, ये कोरिंगा एग्जैक्टली आता कहाँ पे है, तो गोदावरी जो नदी है, रिवर है, जहां पे बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती है कोरिंगा, तो वहीं पे उसी पॉइंट पे दिखेगा आपको, गोदावरी रिवर जहां मिलती है उसी पॉइंट पे है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखें, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रिवर के माउथ पे आता है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी गोदावरी एस्चुरी या डेल्टा के आसपास। काकीनाडा जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के आसपास ही आपको दिखेगा। तो ये इंडिया का इवन सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव का पार्ट है, मतलब सुंदरबन के बाद वैसे तो पिचावरम आना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट दोनों का एरिया सिमिलर है। बट हम देखेंगे इसको आगे आने वाले सेशंस में, मैंग्रोव को एक अच्छा डिटेल में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो उसमें हम इसमें एग्जैक्ट डेटा क्या है वो बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे एक होप आइलैंड नाम से आता है कोरिंगा के पास, वो भी एक काफी फेमस, मतलब यहाँ पे एक सेंचुरी है होप आइलैंड, नियर बाय कोरिंगा आंध्र प्रदेश। अदर स्पीसीज भी यहाँ पे ऑलिव टर्टल है, स्मूथ कोटेड ओटर, ऐसे अदर स्पीसीज भी मिलते हैं। बट अभी जो न्यूज है, स्पीसीज इन न्यूज है, तो वो है फिशिंग कैट। तो सबके लिए एक क्वेश्चन है, सबको कमेंट में बताना है कि फिशिंग कैट किस स्टेट का एनिमल है, मतलब स्टेट एनिमल किसका है फिशिंग कैट, ये कमेंट में जरूर बताओ। उसके बाद इसका जो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, मतलब थ्रेटन स्पीसीज तो है ही, नंबर काफी इसके कम हो चुके हैं, तो इसका भी हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको रखा है। ये नॉक्टर्नल स्पीसीज में आती है, याद रखें नॉक्टर्नल प्रेडेटर है। और ये फिश, फ्रॉग्स, क्रुस्टेशियन, स्मॉल मैमल इन पे सर्वाइव करती है। ओके, तो बस इसकी एक जनरल इंफॉर्मेशन रखो। और मार्शी स्वैम्पी जो दलदल वाले प्रदेश है, वहां पे वेटलैंड वगैरह एरियाज में ये मिलते हैं, इसलिए तो कोरिंगा गोदावरी के पास ये दिखेगा आपको। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने एक पूरा सीरीज कवर किया है, इस सेशंस को जरूर आप देखो। यूएनएफटीपीसी के जो रिसेंट मीटिंग हुए हैं, जो बाकू अजरबैजान में हुआ था, उसका मैंने डिटेल कवरेज लिया है, वो आप इसी चैनल पे देख सकते हो, सर्च कर लेना, बाकू यूएनएफटीपीसी कॉप 29 का मीटिंग। उसके बाद सीबीडी का हमने एक मीटिंग कवर किया है, जो कैली कोलंबिया में हुआ था। और इस बार यूएनसीसीडी का, मतलब तीनों मीटिंग हुए हैं इस साल, मतलब 2024 साल में। तो वो कहाँ हुआ था, 2024 का यस मीटिंग दिसंबर में हुआ था। तो ये कॉप 16 कहाँ हुआ है, यूएनसीसीडी का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद द डेजर्टिफिकेशन। तो ये हुआ है यस रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो ये भी मीटिंग इंपॉर्टेंट रहा था, उसके भी की हाइलाइट्स हम देखते हैं। बेसिकली ये यूएनएफटीपीसी होगा, सीबीडी होगा, यूएनसीसीडी, एजेंडा 21, ये 4 सब कंपोनेंट कहाँ से आए थे, रियो समिट, अर्थ समिट, रियो दी जेनेरियो में जो मीटिंग हुआ था 1992 में, वहां के ये कंपोनेंट्स हैं।
तो क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यूएनसीसीडी के बारे में पूछा जाएगा? तो बिल्कुल आता है। जैसे 2016 में एक आया था यूएनसीसीडी के क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। अब इसका डिटेल वीडियो भी आपको मेरा एक कन्वेंशन का वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो सबको कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, जो टाइगर रिज़र्व के रिलेटेड था। अब ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट में बताना है सबको आंसर्स क्या है। नेक्स्ट है, बाकी अभी स्पेशल क्लास सबसे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बतानी थी आप लोगों को कि अनअकैडमी ऐप पे जाके फॉलो करके रखना, जहाँ पे फ्री क्लासेस नाम से एक सेशन होता है, राइट? फ्री क्लासेस नाम से एक टैब होता है अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है वर्ल्ड मैपिंग की, जिसमें बहुत ही डेप्थ में हम वर्ल्ड मैपिंग ले रहे हैं, जो आपके आने वाले प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे 25 का अटेम्प्ट रहने दो, 26 का अटेम्प्ट आपका है, जो भी अटेम्प्ट है, या फिर फाउंडेशन ऑफ एंटायर प्रिपरेशन अगर कहीं से होगा, मतलब वर्ल्ड मैपिंग अगर अच्छा होगा तो ही आपका बेस्ट प्रिपरेशन होता है। तो इसलिए इस मैपिंग को ज़रूर करो, आपको वर्ल्ड के हर एक परफेक्ट, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो परफेक्टली याद रह जाएगी। इसको ज़रूर देख लेना फ्री क्लासेस में जाके, ठीक है? और इसमें अभी तक एशिया एंड अफ्रीका हमने कवर किया है, एंड यूरोप के भी 2 सेशन हो चुके हैं, कल तीसरा सेशन है, वो भी कवर हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर देख लेना। आते हैं फिर से टॉपिक पे, तो यूएनसीसीडी का हमने मीटिंग कहाँ देखा? रियाद में 2024 में हुआ, जो कि 2 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक हुआ है। और इस मीटिंग का जो थीम था, 2024 के मीटिंग का जो यूएनसीसीडी का थीम था, वो है आवर लैंड आवर फ्यूचर। इसको नोट करना, आवर लैंड आवर फ्यूचर इस बार की थीम है। तो देखना, इसमें हमने देखा थीम क्या है, आवर लैंड आवर फ्यूचर। उसके बाद ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लगभग 30 साल होता है जब 1994 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद अब 2024 में इसको हो गए 30 साल कंप्लीट। तो इसलिए ये अभी तक का कॉप 16 विल बी द लार्जेस्ट यूएन लैंड कॉन्फ्रेंस अप टू द डेट, जो अभी हुआ है रियाद में। एंड इवन ये पहला मीटिंग है यूएनसीसीडी का कि जो मिडल ईस्ट में कंडक्ट हुआ है, या नॉर्थ अफ्रीका रीजन मिडल ईस्ट में पहला एक प्लेस है रियाद में, मतलब अरेबियन कंट्रीज में पहला कोई मीटिंग हुआ है यूएनसीसीडी का, जो इस बार का मीटिंग है। ठीक है, जिसमें टारगेट वही था कि एक्सेलरेट द इन्वेस्टमेंट, रिस्टोर लैंड, मतलब लैंड डिग्रेडेशन जो हुआ है उसको रिस्टोर करें, ड्रॉट रेजिलियंस बढ़ाए, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज हो या मोस्टली अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज काफी ड्रॉट के इश्यूज से फेस हो रहे हैं। मतलब कई कई सारे लेक ड्राई लेवल पे जा रहे हैं, मतलब ड्राइंग लेवल पे जा रहे हैं। जैसे लेक छाड़ है, काफी श्रिंक हो चुका है। उसके बाद फैग्यूबाइन लेक जो माली में आता है, वो तो कंप्लीटली डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो ऐसे लेक जो ड्राई होते जा रहे हैं, उसी को हाईलाइट करने के लिए ये मीटिंग में, मतलब उस पे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए कि फंडिंग्स वगैरह रिलीज करें। जैसे एक्सेलरेट द रिस्टोरेशन एंड डिग्रेडेड लैंड बिटवीन नाउ एंड 2030। तो इसके टारगेट्स आप बाद में पॉज करके जरूर पढ़ लेना। अब नेक्स्ट मीटिंग जो होगा, क्योंकि यूएनसीसीडी का 2 साल में मीटिंग होता है, एवरी 2 ईयर। याद रखें कि यूएनएफसीसीसी इटसेल्फ नॉट बाइंडिंग, बट सीबीडी एंड यूएनसीसीडी ये लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। तो हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, इट इज द ओनली लैंड रिलेटेड कन्वेंशन या डेजर्टिफिकेशन रिलेटेड ऐसा कन्वेंशन है कि जो लीगली बाइंडिंग है। इट इज लीगली बाइंडिंग यूएनसीसीडी। तो देख लेना, अब नया मीटिंग जो, मतलब नेक्स्ट मीटिंग होगा 2 साल बाद ही होगा, मतलब 24 के बाद 2 साल होते हैं, 26 में, 2026 में होगा मंगोलिया में। कहाँ होगा? मंगोलिया में। और इस बार जो, मतलब फंड वगैरह की बात है, तो 12 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे प्लीज रखा गया है। उसके बाद अरेबियन कंट्रीज ने ही यहाँ पे बताया कि हम कुछ 12 बिलियन डॉलर्स इसमें से सपोर्ट करने वाले हैं। 18 जो वल्नरेबल कंट्रीज जो ड्रॉट से काफी फेस हो रहे हैं, हो सके तो आज जरूर देख लेना कि वल्नरेबल 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है, वो क्या है? वल्नरेबल 20 ग्रुप। नोट डाउन दिस कि वल्नरेबल 20 ग्रुप एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो सहारा डेजर्ट का डेजर्टिफिकेशन साउथवर्ड रोकने के लिए जो प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने कुछ फंडिंग रिलीज किया है। हो सके तो आज साहेल रीजन क्या है एंड मैग्रेब रीजन क्या है, वो जरूर देख लेना, क्योंकि ये भी एक प्लेसेस इन न्यूज आ जाएगा। साहेल एंड मैग्रेब क्या है? उसके बाद वैक्स नाम से एक देख लेना, विजन फॉर अडेप्टेड क्रॉप्स एंड सॉइल, कि जो एग्रीकल्चर का रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, कि जो क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है उसमें ज्यादा क्रॉप लॉस ना हो, उसका रेजिलियंस बढ़ाने के लिए क्या टेक्नोलॉजीज हम ला सकते हैं एग्रीकल्चर में, उसके रिलेटेड ये ग्रुप आता है, विजन फॉर अडेप्टेड क्रॉप्स एंड सॉइल। तो इसको भी कुछ फंड यहाँ पे अनाउंस हुआ है 70 मिलियंस का। तो ये यूएनसीसीडी के इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स जरूर देख लेना। अगर लेक्चर फास्ट लगे तो प्लीज आप इसको पॉज करके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो।
उसके बाद देखो उज़्बेकिस्तान में उन्होंने कहा है कि रिफॉरेस्टेशन करेंगे। मतलब जो डिग्रेडेड हुआ या फिर पहले फॉरेस्ट था फिर वो ना खत्म हो गया वहाँ पे फॉरेस्ट किसी भी कारण से डेवलपमेंट वगैरह के रीज़न से, तो उसको रिफॉरेस्टेशन करने वाले हैं एंड जो अरल डेज़र्ट वगैरह रीजन आता है, तो उसको भी वो रिवाइव करने वाले हैं। या वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ एंड श्रब्स लगाने वाले हैं 1 मिलियन हेक्टेयर्स पे। तो ये भी रीजन देख लेना अरल डेज़र्ट या अरल सी भी एक रीजन आता है जो अरल सी काफ़ी श्रिंक होते जा रहा है। हो सके तो कमेंट में बता देना कि अरल सी कौन से 2 देशों के बीच में आता है? अरल सी कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच में आता है? एंड यही अरल सी है जो इमेंसली श्रिंक होते जा रहा है, काफ़ी कम होते जा रहा है ड्यू टू इट्स ओवरयूज़। अफॉरेस्टेशन एंड ये कह रहे हैं कि अफॉरेस्टेशन, अब रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन में क्या है कि अफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे शायद फॉरेस्ट नहीं था, वहाँ पे हम उसको उस एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसको अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था, बट टूट गया किसी कारण से, अब उसको हम रिफॉरेस्ट कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम रिफॉरेस्टेशन। तो यही अफॉरेस्टेशन में तो सिंपली है कि ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट वो रन किया जा रहा है। इसी को भी अगर हो सके तो आज इसको देख लो। चलो नेक्स्ट है एनजीटी ने कुछ इश्यू किया। एनजीटी ने वार्निंग इश्यू किया या नोटिस इश्यू किए हैं दिल्ली में। कि आपने देखा होगा रिसेंटली दिल्ली में ओज़ोन काफ़ी बढ़ गया था। ओज़ोन मतलब ग्राउंड लेवल ओज़ोन, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिससे स्मॉग के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और यही जो एग्ज़ैक्टली ग्राउंड लेवल ओज़ोन क्यों क्रिएट हो रहा है, उस पे क्या सॉल्यूशंस आ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द दिल्ली गवर्नमेंट को मोस्टली सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्टेप लेने के लिए एनजीटी ने वार्निंग दी है। क्योंकि इससे हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह के। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो आप देख रहे हो कि एक्यूआई वगैरह है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वर्स्ट लेवल पे जा रहा है ना? तो ये विंटर में आप बहुत बार देखते हो ड्यू टू स्टबल बर्निंग। तो इस पे जो भी समस्या है, उस पे सॉल्यूशन निकाले ऐसा नोटिस वहाँ पे दिया। अगर आपको इसका स्मॉग क्या होता है, ग्राउंड लेवल ओज़ोन क्या होता है, इसका भी अगर डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो है बट ज़रूर इसको देख लेना। सर्च में जाके आप देख सकते हो स्मॉग बस टाइप करना सर्च में जाके इसी चैनल के, तो आपको यहाँ पे ये वीडियो मिलेगा, इसको ज़रूर देख लो। तो देखना कि स्मॉग का सीपीसीबी कहता है कि ग्राउंड लेवल ओज़ोन 8 आवर्स एवरेज 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर या 1 आवर लिमिट 180 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इतना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर बढ़ गया, तो फिर हम कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल है। तो कभी-कभार यूपीएससी पूछ लेता है कि किस लेवल पे ये रहेगा, मतलब किस लेवल पे वो पॉल्यूशन मतलब क्या-क्या उसके क्राइटेरियाज़ हैं। तो ये क्राइटेरिया ज़रूर नोट करके रखना। बाकी इम्पैक्ट तो आप सभी जानते हो कि क्या-क्या स्मॉग के इम्पैक्ट हैं, तो काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटेड डिसीज़ेज़ या फिर आप सीधा अगर हो सके तो लैंडसेंड रिपोर्ट एक बार देख लेना, कि जिसमें ग्रीनपीस एक रिपोर्ट है एंड एक लैंडसेंड रिपोर्ट। लगभग सालाना 2019 में अगर देखा जाए 19-20 में, तो सालाना लगभग 16 से 17 लाख डेथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एयर पॉल्यूशन से इंडिया में हुए हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे रिपोर्ट जब आप देखोगे तो उसमें डेटा आपको समझ में आएगा, जो कि लास्ट मंथ में जो हमने करंट अफेयर्स लिया था उसमें ये काफ़ी मैंने डिटेल में कवर किया। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं कि फेरेट एंड अदर एक्सोटिक वाइल्ड मैमल्स एज़ अ पेट। एक्सोटिक मतलब क्या होता है कि ऐसे स्पीशीज़ की जो हम कहीं पे नेटिव नहीं है, किसी देश से या किसी अदर रीजन से मैं मान लो कि इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसको एज़ अ पेट एनिमल उसको रख रहा हूँ। तो इसको हम एक्सोटिक कहते हैं। एक्सोटिक मतलब जो कहीं से हम बाहर से लेके आए हैं। तो इसको हम कह रहे हैं कि एक्सोटिक एनिमल्स। अब फेरेट क्या है? तो फेरेट देख लेना, इट इज़ लाइक हम कहते हैं कि इट इज़ अ स्मॉल कार्निवोरर मैमल बिलॉन्गिंग टू द मस्टेलिड फैमिली व्हिच आल्सो इंक्लूड्स ओटर, जिसमें ओटर एक आता है, वेसल्स एक आता है एंड बैडगर्स आता है। ओके, तो पूछ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेरेट एनिमल्स? तो आपको लिखना है ये वाले नाम। इसी के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मतलब गिफ्टिंग वगैरह किया जाता है, इसके रिलेटेड न्यूज़ थी कि ऐसा कोई गिफ्टिंग के लिए लाते हैं, मतलब किसी को गिफ्ट करना है वगैरह, ये फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी पाले जाते हैं। मोस्टली कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में से कुछ स्पीशीज़ लाए जाते हैं और फिर वो बाकी जगह पे इसको एज़ अ पेट एनिमल रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर आप देखोगे तो फ़ैमिलियर बिहेवियर इनका। तो आप देख सकते हो दिस अ, मतलब स्पीशीज़ हैविंग अ लाइक हम कहते हैं ना कि जो डॉग का जैसे बिहेवियर होता है उस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा ईज़िली फ़ैमिलियर हो जाता है। हाइली सोशल एनिमल्स हैं, तो इसलिए इनको एज़ अ पेट बहुत बार रखा गया है। एंड ये क्रेपस्कुलर में आते हैं, मतलब दे आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द डॉन एंड डस्क। मतलब क्या है कि अब
देखो क्रेपिस्कुलर मतलब क्या है कि जो इवनिंग में थोड़ा-सा हम रहे देखेंगे कि एक्टिव होते हैं। डायurnal मतलब दिन में एक्टिव होते हैं। नॉकटर्नल मतलब रात में एक्टिव होते हैं। मैटिट्यूनियल मतलब जो अर्ली मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं उनको मैटिट्यूनियल कहते हैं। तो ऐसे अलग-अलग नाम हैं, हो सके तो देख लेना, ये इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उसके बाद देखो, अब वही है कि इसका प्रॉब्लम वगैरह बताया कि अ, मतलब इसको हम लेके तो आते हैं बट ये बाद में क्या होता है कि उस एरिया में काफ़ी फैलने लगता है। मतलब इसका एक तो एज़ अ एनिमल इसको भी खुद थ्रेट है, बट जिस एरिया में लाया जा रहा है वहाँ पे काफ़ी उनका कभी-कभी नंबर्स बढ़ जाते हैं और फिर वो नंबर बढ़ने से शायद वो वहाँ पे इन्वेसिव हो सकते हैं। ऐसा डर इसमें बताया गया है, आप इसको पॉज़ करके बाद में देख लेना। बट स्पीशीज़ इन न्यूज़ में क्या देखना है आपको? पैरट इज़ इन न्यूज़। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल समिट टू कंजर्व रिस्टोर मैंग्रोव। तो ये क्या था कि पहला ऐसा कुछ समिट हुआ है कि जिसमें मतलब मैंग्रोव को रिस्टोर करने के लिए या कंजर्व करने के लिए ऐसा पहला ऑफिशियल एक समिट हुआ है। जो हुआ है देखो अबू धाबी में, यूएई का कैपिटल है वहाँ पे, और जहाँ पे लगभग काफ़ी सारे डेलीगेट्स या देश 82 कंट्रीज़ के आस-पास आए थे, जिसमें उन्होंने मैंग्रोव ब्रेक थ्रू भी कहा गया था। तो पूछ सकते हैं कि मैंग्रोव ब्रेक थ्रू ये कहाँ हुआ था बेसिकली, तो अबू धाबी में हुआ था। उसमें देख लेना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओशन साइंस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीटिंग के अंडर हुआ था 2021 से 30, ये कह रहे हैं कि मैंग्रोव को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइव करेंगे। इवन एक ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, तो उसको भी वो कह रहे हैं कि हम इसी प्रोग्राम में इनकलकेट करेंगे और साथ में इसको रन करेंगे। इवन हमने देखा है कि एक शर्म एल शेख की मीटिंग हुई थी कॉप 27 की, यूएनएफ ट्रिपल सी की, यूएनएफ ट्रिपल सी की। तो उस मीटिंग में भी ये बताया था कि या वहाँ पे एक लॉन्च किया गया था मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जिसमें इंडिया भी पार्ट है। यूएई एंड अ, यहाँ पे इंडोनेशिया मिला के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिन्होंने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैक जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा ही मतलब मैंग्रोव अलायंस को देख लेना आप, इसमें वो काम कर रहे हैं कि जिससे हम मैंग्रोव को रिवाइव कर सकते। तो नेक्स्ट है, इसमें देख लेना अ, ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ये लामू के बारे में हम आगे देखते हैं कि जहाँ पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे भी कुछ मैंग्रोव कंजर्वेशन किया जाएगा, तो इसको हम प्लेसेस इन न्यूज़ में देख सकते हैं, लामू काउंटी। ये कहाँ पे आता है? लामू नाम से एक रीजन है कि जहाँ पे मैंग्रोव का उन्होंने एक अच्छा केस स्टडी उन्होंने दिया था डाउन टू अर्थ में, कि यहाँ पे मैंग्रोव को बहुत अच्छा कंज़र्व किया गया है। वही मॉडल हम मैंग्रोव कंज़र्वेशन का पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब जहाँ पे भी ट्रॉपिकल एरियाज़ में मैंग्रोव मिलते हैं, वहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में याद रखना है, लामू काउंटी, केनिया। केनिया में आता है लामू काउंटी। नेक्स्ट है, मरीन हीट वेव डेसिमेट नियरली 4 मिलियन ऑफ अलास्का कॉमन मूर सी बर्ड। तो ये अलास्का के काफ़ी फेमस बर्ड्स हैं। ये नेटिव है अलास्का में, मूरे सी बर्ड। बस इतना याद रखें, मूरे सी बर्ड अलास्का। अलास्का कहाँ आता है? नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट की तरफ, राइट? यूएस का पार्ट है। तो लगभग 4 मिलियन के पास सी बर्ड ये मर मतलब डेथ हो गई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हम कह सकते हैं। तो बस ये स्पीशीज़ को नोट करना, स्पीशीज़ इन न्यूज़ है मूरे सी बर्ड। कहाँ से बिलॉन्ग करती है? अलास्का से। इसी के साथ उन्होंने और भी इसमें डाउन टू अर्थ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो साइक्लोन है वो बढ़ते जा रहा है ड्यू टू, या इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन बढ़ते जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या सी सरफेस टेम्परेचर, और इसी वजह से बहुत सारे 90% ऑफ सी बर्ड जो है उस आइलैंड के आसपास वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये भी आप देख लेना कि ऑस्ट्रेलिया के पास डिफरेंट कौन से बर्ड्स आते हैं, वो शायद यहाँ पे बन सकता है, मतलब पूरा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका। तो इन्होंने प्री हीट वेव एंड अभी के जो हीट वेव्स हैं, तो उसके ऑब्जर्वेशंस किए और देखा कि फिर वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है, अलास्का है, एंड इवन उन्होंने कहा कि यूके में भी अगर देखा जाए तो अभी तक के सबसे ज़्यादा मतलब जो बर्ड्स के डेथ है वो देखे गए हैं। तो ऐसे कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। इवन एक अल्बाट्रॉस, आपको पता होगा अल्बाट्रॉस, कि जो वन ऑफ द या लार्जेस्ट भी कहें, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड में आता है, मतलब जिसके सबसे लार्जेस्ट एक्सपांशन है इंक्लूडिंग विंग्स, मतलब जो विंग्ड बर्ड्स हम कहते हैं, विंग्ड बर्ड्स मतलब जो फ्लाई करते हैं, उन बर्ड्स में मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज वो तुर्की वगैरह आ सकता है, बट फ्लाइंग बर्ड की अगर हम बात करें तो फिर सबसे बड़ा फ्लाइंग बर्ड अगर हम कहें तो एल्बेस्ट्रॉस में आता है, एल्बेट्रॉस आता है, जो आपको वही अलास्का के आसपास वगैरह मिलेंगे, एंड इवन अर्जेंटीना के आसपास भी कुछ इसके स्पीसीज आता है। तो उनका भी पॉपुलेशन कह रहे हैं कि वो डिक्लाइन हुआ है। तो हो सके तो आज अल्बाट्रॉस का कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ये भी स्पीसीज इन न्यूज़ है। इसको ज़रूर देखना। नेक्स्ट है, मतलब ये स्पीसीज सभी नोट कर लिया करो। जो भी मैं स्पीसीज बता रहा हूँ,
फास्ट उसको नोट करो, क्योंकि हमें एक शॉर्ट समराइज करना है डिसेंबर का पूरा करंट अफेयर्स, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेने वाला हूँ, तो आप इसको नोट करते रहो। उसके बाद देखो यूनेस्को ने भी एक रिपोर्ट रिलीज किया या वार्न भी किया है कि वार्मिंग वाटर कुड एंडेंजर ऑल ट्रॉपिकल फिश, मतलब ट्रॉपिकल एरिया जो 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉर्न के आसपास जो भी फिश वगैरह है, उनको बहुत थ्रेट करता है। ऐसा यूनेस्को ने वार्न किया कि 2050 तक काफी सारे स्पीसीज डेड हो सकते हैं। तो ऐसे यूनेस्को के वार्निंग वगैरह आप जरूर मेंस में आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत डिटेल में पढ़ते बैठते, इसका लगभग 200-300 पेजेस का पूरा एक रिपोर्ट आता है। तो बिल्कुल भी मैं कहूंगा कि इतने डिटेल मत जाओ, क्योंकि हर 2 साल को एक निकलता है, ये बाइनियल रिपोर्ट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई इसको निकालता है एवरी 2 ईयर को, जिसको कहते हैं हम बाइनियल रिपोर्ट, एवरी 2 ईयर को। अब इसका डिटेल जो भी है बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, बस इतना देखना है जो अभी आगे मैं दिखाऊंगा कि फॉरेस्ट कहाँ बढ़ा है, फॉरेस्ट कहाँ कम हुआ है, टोटल फॉरेस्ट कितना है, एंड मैंग्रो थोड़ा सा उसमें से हम ऐड ऑन कर लेंगे कि मैंग्रो कितना है, वर्ल्ड का कितना है, वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारा कम है कि ज्यादा है। तो बस यही थोड़ा डेटा देख लियो तो भी मोर देन सफिशिएंट है, इसमें बहुत 30-25 मिनट डालने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा टू द पॉइंट आते हैं कि जैसे टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में कितना है, 25.17% इतना हो चुका है, जो पहले कितना था, 24.62%। अब ये जो रिपोर्ट है 2023 का रिपोर्ट है, मतलब इसका पहले वाला रिपोर्ट था 2021 का। तो 2021 में हमारा कितना था, 24.62%। अब वो कितना हुआ है, 25 पॉइंट, फाइनली मतलब 25 हमने क्रॉस किया, 1/4, मोर देन 1/4 इंडिया में क्या है, जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंडर है। मोर देन 1/4 इंडिया का एरिया फॉरेस्ट के अंडर आएगा। अब वैसे तो टारगेट हमने अचीव किया है क्या, नहीं, 33% हमने बोला है हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी में, 1980s की कुछ हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी, उसमें हमने क्या कहा है कि 33% तक अचीव करना है पूरे हमारे जोग्राफिकल एरिया के, होना चाहिए, मतलब जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, थोड़ा स्लोली, है ना, टर्टल की स्पीड से वो चल रहा है मतलब। पर ठीक है एनीवेज, बट वर्ल्ड का और हमारा कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड का अराउंड 31% फॉरेस्ट है, वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया के 31% फॉरेस्ट है, और हमारा उनसे डेफिनेटली कम है। तो इंडिया का ज्यादा या वर्ल्ड का एवरेज ज्यादा है, तो वर्ल्ड का एवरेज फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा रहे। तो देख लेना अपने 25.17% के आसपास है, अराउंड याद रखो, एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं, मतलब हम 25 तक है, 1/4 तक है। इसमें देख लेना कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है, यूपी में इंक्रीज हुआ है, ओडिशा एंड राजस्थान में इंक्रीज हुआ है। इसको स्टॉप करके आप बस लिख लेना। अब कितना इंक्रीज हुआ है वो बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बट देख लेना मैक्सिमम राइज हुआ है छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा एंड राजस्थान, एंड मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, जहां पे इंडिया में एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, वहां पे भी डिक्रीज सबसे ज्यादा हुआ है। ओके, उसके बाद कर्नाटका, देन लद्दाख एंड नागालैंड। तो एमपी एंड कर्नाटका जरूर याद रखें कि जहां पे फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है लास्ट 2 साल के कंपैरिजन में। तो याद रखें एमपी, कर्नाटका, लद्दाख, नागालैंड। डेटा लिखो, मतलब सिर्फ कंट्रीज के नाम, सॉरी स्टेट के नाम लिखो, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, वो तो डेटा ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मतलब पहला तो सेम है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अगर एरिया वाइज कहाँ पे इंडिया में, तो वो आएगा एमपी, मध्य प्रदेश। स्टेट वाइज अगर कहूंगा तो स्टेट वाइज ये है स्टेट का डेटा, टॉप स्टेट्स में तो एमपी है, देन अरुणाचल प्रदेश, एंड तीसरा आता है फिर महाराष्ट्र, जिनके एरिया वाइज सबसे ज्यादा है। स्टेट के परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, स्टेट एंड यूटी के परसेंटेज वाइज, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है परसेंटेज वाइज, उनका 92% पूरा एरिया में से फॉरेस्ट ही है, 92%। सिर्फ 8% पे पॉपुलेशन सेटलमेंट्स या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुछ हो गए। फिर मिजोरम आता है 88% एंड अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार 81% के आसपास है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुणाचल प्रदेश में काफी अच्छा फॉरेस्ट दिखेगा, जो लगभग हमारा इतना फॉरेस्ट है पूरे इंडिया में कि 2.52, सॉरी हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन स्टॉक में 30 बिलियन टन्स का CO2 इक्विवेलेंट हमारा सिंक हो पाता है, एंड करंट प्रोग्रेस कुछ लास्ट सालों में हम देखेंगे 2.29 बिलियंस का टन्स का दिखेगा। बट एनीवेज बस इतना याद रखो, एरिया वाइज हमारा एमपी फर्स्ट है, ओके, सेकंड आएगा अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड आएगा छत्तीसगढ़। याद रखें एमपी फर्स्ट है, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश
एंड तीसरा आएगा छत्तीसगढ़ एंड परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान निकोबार। उसके बाद है, नेक्स्ट है, अब देखो मैक्सिमम ट्री कवर वगैरह, मैं कहूंगा कि ट्री कवर अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है, तो उसके ज्यादा पीछे मत जाओ। रही बात मैंग्रो की, मैंग्रो देख लेना कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रो कवर है, जो सुंदरबन इसमें सबसे बड़ा पार्ट होगा। फिर सेकंड नंबर लगेगा आंध्र प्रदेश, सॉरी गुजरात का लगेगा, एक्सट्रीमली सॉरी। तो पहला है देखो वेस्ट बंगाल, सेकंड है गुजरात, उसके बाद नंबर लगेगा आंध्र प्रदेश का तीसरा। तो बस इतना याद रखो कि मैंग्रो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, सेकंड है गुजरात एंड तीसरा है आंध्र प्रदेश। पहले तीन ही मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट है, अ, अब इस पे बाकी मैं डेटा एक्स्ट्रा दे देता हूं आपको, वो आप बाद में चेक कर लेना। एक बाम्बू मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बाम्बू में क्योंकि ऑक्सीजन या जो सिंक है, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट से CO2 सिंक की कैपेसिटी ज्यादा होती है। और मैंग्रो का, सॉरी बाम्बू का हम यूज देखेंगे तो काफी लाइवलीहुड एज अ उपजीविका का साधन वहां के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एमपी में सबसे ज्यादा बाम्बू है, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड तीसरा है महाराष्ट्र। बस इतना नोट कर लो, नंबर्स, सब रैंक वगैरह क्या है। उसके बाद कार्बन स्टॉक में हमने देखा कि इंक्रीज कितने का वगैरह क्या है, वो आप बाद में इसको चेक कर लेना। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक में देखा जाए तो जो काफी ओल्ड फॉरेस्ट है, मतलब एमपी क्यों नहीं है, अरुणाचल क्यों है, क्योंकि वहां पे काफी ओल्ड फॉरेस्ट है, तो काफी सालों से वहां पे स्टॉक है, इसलिए वहां पे अरुणाचल प्रदेश टॉप में आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, अब हो गए, बस इतना ही डेटा देखना था आपको, ज्यादा उसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं, तो हार्डली 5 मिनट का एक कवरेज है, वो नोट कर लेना। अब आता है देखो बायो बिटुमिन। तो बिटुमिन रोड्स हम यूजुअली अपोज करते हैं, जो डांबर डांबर का रोड होता है। बट अगर यही हम ये जो डांबर बनता है, बिटुमिन बेस्ड रोड बनते हैं, तो ये मोस्टली हम पहले पेट्रोकेमिकल बेस्ड थे, जिसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, काफी सारी चीजें होती है। बट अब ये बायो बिटुमिन है, मतलब क्या है कि जो स्टबल वगैरह होता है उसको जला के वगैरह, या स्टबल का मतलब वैसे भी अगर हम फॉरेस्ट में जला, मतलब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड्स में जला जाता है, स्टबल बर्निंग जो होता है, पर्ली प्रदूषण, तो वो ना हो, और वहां से स्टबल हमने कलेक्ट करके उसको अगर प्रोसेस करके इसका जो बनाते हैं हम क्रॉप्स वगैरह से या वेस्टेज से, तो इसको हम कहते हैं बायोबिटुमिन। तो एक अच्छी बात है कि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन रहेगा, और इसका पहला ऐसा इंडिया फर्स्ट बायोबिटुमिन बेस्ड, मतलब जो यूज हुआ है यहाँ पे रोड में, रोड बनाने में, वो हुआ है नेशनल हाईवे 44 पे। तो मैं कहूंगा कि ये ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनवायरमेंट में तो है ही। तो नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ जाता है वो सबको देखना है। ये नागपुर टू मानसर ये रोड आएगा, तो एग्जैक्टली आप इस हो सके तो इसको मैप पे जरूर देख लेना, नागपुर टू मानसर। तो ये बायो बेस्ड बाइंडर डिराइव फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक क्रॉप रेसिड्यू, वेजिटेबल ऑयल, एल्गे, लिग्निन है ना, इसका उपयोग किया जाता है। और देख लेना ये नागपुर टू मानसर बाईपास नेशनल हाईवे 44 ये आता है महाराष्ट्र में। तो देख लेना इसका प्राइमरी सोर्स है लिग्निन, बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, प्लांट बेस्ड मटेरियल। तो इसको ही यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको बायो विटामिन हम कह रहे हैं। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे 44। ठीक है, तो देख लेना ये, इसमें रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 70%। तो 100% नहीं होता है, बट 70% मतलब रिडक्शन हो रहा है, ना कि एलिमिनेशन, तो इको फ्रेंडली कह सकते हैं हम। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी कही जा रही है, 40% स्ट्रॉन्गर देन जो एस्फाल्ट यूज होता है ना, हॉट मिक्स एस्फाल्ट कहते हैं जिसको, डांबर को जो हम कहते हैं ना बिटुमिन रोड, तो उसको एस्फाल्ट भी कहते हैं, हॉट मिक्स एस्फाल्ट, तो उससे ये 40% स्ट्रॉन्गर या टिकाऊ है। बाकी सस्टेनेबिलिटी की हमने बात करी कि स्टबल बर्निंग का जो एग्रीकल्चर में इशू है वो कम हो जाएगा। एंड इसका एप्लीकेशन रोड कंस्ट्रक्शन में तो अभी हमने देखा ही है किस प्रकार से। बाकी इसमें मॉडिफायर बोल के भी हो सकता है, रिजुवेनेटर बोल के भी हो सकता है, एस्फाल इलास्टिसिटी वगैरह प्रोडक्ट्स में, एंड इंडस्ट्री में भी इसका वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज हो सकता है, मतलब अदर भी यूज इसके रहेंगे। नेक्स्ट है सैंटाना विंड्स के बारे में कुछ था। ये कहाँ आती है सैंटाना विंड्स, जरा सोचो इस पे। तो अमेरिका में, मतलब यूएस के वेस्ट में कैलिफोर्निया वगैरह रीजन आता है, वहां पे ये ड्राई एंड हॉट विंड्स है। बट ये इतने ज्यादा ड्राई एंड हॉट इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं कि वहां पे एरिया काफी सूखते जा रहा है, और वहां पे टेम्परेचर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। 40-45 प्लस टेम्परेचर वहां पे सडनली चला जाता है, इन विंड्स की वजह से, हॉट एंड ड्राई विंड्स की वजह से, और जिससे वहां पे फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही हुआ था कि, है ना, सैंटाना विंड्स फ्यूलिंग वाइल्ड फायर्स इन मैलिबू कैलिफोर्निया, जो अभी तक भी चल रहा है। मतलब अभी जनवरी में भी रिसेंटली कुछ इवेंट्स दिखे गए हैं कि जहाँ पे मतलब वहां का फॉरेस्ट फायर वगैरह दिखा गया है, या बुश फायर दिखा गया है।
तो इसी के बारे में न्यूज़ है, प्राइमरली बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेट चेंज ये इसका बिहेवियर बदलती जा रही है, ज़्यादा हॉट एंड ड्राई होते जा रहा है। तो देख लेना मैप पे, यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है और ये काफ़ी अ, यहाँ पे देखोगे तो हॉट एंड ड्राई विंड्स क्रिएट होते हैं, हॉट एंड ड्राई गस्टी विंड्स क्रिएट होते हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पे फॉरेस्ट फायर या बुश फायर के इवेंट्स देखे गए, जो कैलिफोर्निया काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन है, काफ़ी डेवलप्ड है, बट यहाँ पे ये इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। ये यूजुअली कहाँ पे होता है तो अक्टूबर, जनवरी के बीच में देखा गया है एंड ये हाई प्रेशर या लो प्रेशर से होता है, तो हाई प्रेशर पैटर्न ओवर द ग्रेट बेसिन, है ना? तो यहाँ पे जो ग्रेट बेसिन है, उसी के ऊपर हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है और वो विंड्स वेस्ट की तरफ जाती है, मतलब पैसिफिक की तरफ जाती है और जैसे ये रॉकीज माउंटेन को डिसेंड करती है, तो फिर ये गर्म होने लगता है, ठीक है? जिसको एडियाबैटिक इफेक्ट भी हम कहते हैं। जिससे ये डिसेंड करते हैं लीवर्ड साइड पे, तो जैसे माउंटेन्स पे तो थोड़ा कूल होता है, बट माउंटेन से उतरने के बाद ये गर्म होने लगता है और इसी से होता है फिर वाइल्ड फायर, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया रीजन में। तो इसको और डिटेल जरूर आप बाद में देख लेना। उसके बाद है नेक्स्ट अवार्ड, जो माधव गाडगिल इनको मिला, जरूर आप इनका नाम जानते होंगे, जो वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन रिलेटेड या वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए जो डिफरेंट रिपोर्ट लिखे गए थे, माधव गाडगिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी, आपने सुने होंगे वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन रिलेटेड, कि वेस्टर्न घाट में माइनिंग वगैरह बहुत हो रहा था। इसी पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इवन इनकी बुक भी है, अ वॉक अप द हिल, अ वॉक अप द हिल। और इसी को मतलब इनके जो एंटायर काम है हिल्स को बचाने का, वेस्टर्न घाट मोस्टली जो हॉटस्पॉट रीजन है, यूनेस्को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, तो इसलिए इनको अवार्ड मिला है, वो भी यूएनईपी का अवार्ड है, जो वर्ल्ड की एनवायरनमेंट की सबसे एपेक्स बॉडी है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो इसको जरूर देख लेना, ये क्या है। इट रिकॉग्निशन इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का इनको एक बहुत ही रिनोन अवार्ड मिला है, वो है यूएन चैंपियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड, माधव गाडगिल। ठीक है, तो इसको देखो ये अवार्ड को, इट इज यूएन्स हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर अवार्ड, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक ये देखा जाए तो मतलब हर साल दिया जाता है ये, बट अभी तक मतलब कौन से इंडियंस को मिला है, तो उसमें अगर रिसेंट की बात करें हम, तो ये अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी इनको, चैंपियंस ऑफ द अर्थ इन 2018 को मिला था उनके पॉलिसी लीडरशिप के लिए। उसके बाद इस साल जो अभी मिला है 2024 का, तो माधव गाडगिल इनको मिला है। ठीक है, बाकी अदर अवार्ड ये बाद में आप देख लेना किस किस को मिले हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ प्लेसेस इन न्यूज था, फ्लेगेरियन फील्ड्स नाम से, जहाँ पे कैंपी फेग्रिए नाम से एक रीजन है, इटली के साउथ में आता है। सभी को पता होगा इटली में काफी सारे वोल्केनिक पॉइंट्स हैं, जैसे पॉम्पेई होगा, उसके बाद है अ, यहाँ पे स्ट्रोम्बोली होगा, जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं, तो जो सिसिली आइलैंड के पास आता है, राइट? तो ऐसे काफ़ी सारे जो वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है, बट रिसेंटली यहाँ पे वैसिव मतलब काफ़ी मैसिव एक वोल्केनिज्म देखा गया था, तो उसका प्लेसेस इन न्यूज़ में आप ज़रूर इसको नोट करो। नेपल्स नाम से एक सिटी है, काफ़ी फेमस सिटी है, वहाँ पे ये इरप्शन दिखा गया है और उसका नाम है कैंपी फ्लेग्री। तो ये कहाँ पे आता है, बस इतना याद रखो, इटली में है। ओके? तो इसमें कैल्डेरा वगैरह कुछ वोल्केनिक के जो पैटर्न्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो भी ज़रूर हो सके तो देख लेना। और इटली के और भी कौन से हैं, माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, ठीक है, माउंट वेसुवियस एंड और एक आता है, यस, जो अभी मैंने बताया स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली तो जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं, एंड नया इसमें ऐड कर देना कैंप की फ्लेग्री। और ये देखा पॉम्पे भी एक इंपॉर्टेंट है, ये तो हिस्टोरिकली मतलब काफी बड़ा इरप्ट हुआ था। ओके, वेसुवियस भी यहाँ पे लिखा है देखो। चलो, तो नेक्स्ट है डेनाली फॉल्ट नाम से एक रीजन न्यूज में था, बस पता होना चाहिए कहाँ पे ये डेनाली फॉल्ट, जहाँ पे पैसिफिक प्लेट हिट होती है अलास्का के आसपास, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पे देखो कुछ रिसर्च, 3 जियोलॉजिकल साइट्स डेनाली फॉल्ट वेयर द फीचर, मतलब लैंडमार्क्स कुछ चल रहे थे, बट ठीक है, आप इसके डिटेल में मत जाओ, बस इतना मैं कहूंगा कि ये फॉल्ट कहाँ है वो देख लेना एक बार। तो ये आता है देखो डेनाली फॉल्ट, यस, अलास्का के साउथ में यहाँ पे, एंड ये है पैसिफिक प्लेट जहाँ हिट होती है, वहां पे ये फॉल्ट क्रिएट हुआ है। ओके, जहाँ पे कन्वर्जेंस पॉइंट हम कह सकते हैं, तो वो फॉल्ट का जोन है। या फिर कनाडा का वेस्ट पार्ट भी वहां तक आएगा, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया तक आता है, जो आप देख सकते हो कनाडा का वेस्ट पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है। ओके, तो वहां तक वो पूरी एक डेनाली फॉल्ट आती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ। इस बारे में हो सके तो और भी देख लेना।
नेक्स्ट है, तो इसमें हो सके तो मैं ये भी कहूँगा कि कन्वर्जेंस बाउंड्रीज़ क्या होती है, ट्रांसफॉर्म एंड डाइवर्जेंस ये तो आपको पता है। बट तभी भी कुछ और फॉल्ट लाइन्स होते हैं जैसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या है, नॉर्मल फॉल्ट क्या है, रिवर्स फॉल्ट क्या है, ये ज्योग्राफिकल कांसेप्ट में ज़रूर देख लेना। इसको स्टॉप करके भी आप बाद में रीड कर देना। नेक्स्ट है अलेप्पो सिटी, देखो न्यूज़ में थी। तो अलेप्पो सीरिया सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और सीरिया का कैपिटल है दमास्कस। ये सबको पता होगा। यहाँ पे अलेप्पो ये मतलब लास्ट 1-2 साल से न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इसिस का इश्यू रहेगा। कुछ बॉम्बिंग भी हुआ था और अर्थक्वेक भी हुआ था जब गाज़ियानटेप नाम से जो तुर्की में रीजन है गाज़ियानटेप, है ना? वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था लास्ट ईयर और जहाँ पे मोर दैन 40,000 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो उसके जैसे ही यहाँ पे इस फॉल्ट पे भी हुआ था। मतलब इस अलेप्पो रीजन में भी अर्थक्वेक हुआ था, वहाँ पे भी उतना ही नुकसान देखा गया था। तो बस अलेप्पो न्यूज़ में है तो उस सिटी को देखो, ये कहाँ की सिटी है अलेप्पो? इट्स इन सीरिया। इसके पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि डेर अल ज़ोहर अल रक्का चूज़ द करेक्ट पेयर में दिया था। ठीक है? बाकी लताकिया टॉरस नाम से टार्टूस नाम से ये 2 पोर्ट भी आते हैं, बट अभी के लिए तो अलेप्पो लिख के रखना है यहाँ। बाकी यहाँ से ये स्कूवाइक नाम से एक रिवर फ्लो होती है, वो एक जनरल देख लेना। नेक्स्ट है बुसान समिट जो किसके रिलेटेड था? तो ग्लोबल प्लास्टिक रिलेटेड एक ट्रीटी यहाँ पे हुई थी देखो, आईएनसी ये इंपॉर्टेंट है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी आईएनसी 5 मीटिंग हुई थी। बुसान कहाँ आता है? साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में है बुसान समिट, वहाँ पे मतलब हुआ था प्लास्टिक ट्रीटी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी यहाँ पे हुई थी। तो बस पता रहने दो बुसान आईएनसी 5 ये किस रिलेटेड है? बस याद रखें कि ये प्लास्टिक पॉल्यूशन पे एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी एड्रेस किया गया था और ये बुसान आता है साउथ कोरिया में, रिलेटेड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। लगभग 170 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेंट है, यूएनईपी के अंडर ये आता है। याद रखें ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है, वो यूएनईपी के अंडर आती है और इसमें कई सारे देश इसमें पार्ट है। अब इसमें वही है की फीचर्स कुछ बताया कि ग्लोबल टारगेट फॉर प्लास्टिक रिडक्शन क्या होना चाहिए, लाइफ साइकिल अप्रोच है मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोड्यूसर जो है उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो आप। फेजिंग आउट हार्मफुल प्लास्टिक है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्रिएट होना चाहिए, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। बट अगर यूपीएससी कहे कि या कोई भी एग्जाम में आता है कि क्या आईएनसी ये सक्सेसफुल रहा है क्या? मतलब जो हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक रिलेटेड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है, वो सक्सेसफुल रही है क्या? नो, बट इट इज़ अ फेल्योर क्योंकि अभी भी प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दिए हैं। प्लीज़ आप ये बाद में स्टॉप करके पढ़ लेना। बट अभी के लिए मैं इन शॉर्ट अगर कहूँ, तो बुसान आईएनसी 5 ये किस रिलेटेड है? ग्लोबल प्लास्टिक रिलेटेड ट्रीटी है। नेक्स्ट है तमिलनाडु मॉडल फॉर रिड्यूसिंग एलिफेंट अटैक, ऐसा कुछ मॉडल मतलब कर्नाटक का एक्चुअली कुछ मॉडल है। कर्नाटक हैज़ डायरेक्टेड ऑफिशियल टू स्टडी, सॉरी कर्नाटक ने डायरेक्शन दिया कि तमिलनाडु के जो डिफरेंट मॉडल्स है उसको स्टडी करो और एलिफेंट मीनस जो है वो हम कैसे कम कर सकते हैं वाइल्ड एलिफेंट का, उस पे जो तमिलनाडु का मॉडल है उसको स्टडी किया जाए, ऐसा कर्नाटक ने कहा है। तो एनीवेज अब एलिफेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट बी नाम से एक आता है, फिर उसके बाद माइक इनिशिएटिव है या एलिफेंट रिजर्व है। इसका एक पूरा वीडियो मैंने दिया है, बस इसी चैनल पे सर्च में एलिफेंट रिजर्व टाइप करो। पूरे 33 एलिफेंट रिजर्व मैंने डिस्कस किए हैं अलॉन्ग विथ साइट्स का माइक प्रोग्राम क्या है, मॉनिटर इलीगल किलिंग फॉर एलिफेंट्स, माइक साइट्स के बारे में भी उसमें बहुत अच्छा कवर किया है। प्रीलिम से पहले कुछ भी हो जाए उसको देख लेना बस आप एक बार। बाकी तो वही तमिलनाडु ने स्टील रोप फेंस है या अ, जो एक कुम्की नाम से इनिशिएटिव है, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा चलाया जाता है, तमिलनाडु में। मोस्टली मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है, वहाँ पे। तो ये कुम्की क्या होता है, आज इनको ज़रूर देखो, कि कुम्की एलिफेंट्स, ये आपका असाइनमेंट है, कुम्की एलिफेंट्स। नेक्स्ट है गृहा समिट के बारे में था, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइज़ेशन होते जा रहा है, बट अर्बनाइज़ेशन जितना बढ़ रहा है, उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। बिल्डिंग्स इस तरीके से बन रही है कि इतना सीमेंट यूज़ हो रहा है, सीमेंट या कंक्रीट जंगल बनते जा रहा है और इससे क्या होता है कि जो सनलाइट है, उसका रिफ्लेक्शन रेट जो है, वो कम होता है, मतलब अल्बेडो कम हो जाता है। इन बिल्डिंग्स में एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाता है और उससे अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट होता है। तो हम ऐसे अब क्योंकि हम अर्बनाइज़ेशन तो रोक नहीं सकते, बट ऐसी बिल्डिंग बनाएँ कि उन बिल्डिंग्स में से उतना एब्ज़ॉर्प्शन ना हो, मतलब उसमें उतना सनलाइट एब्ज़ॉर्प्शन ना हो, वो रिफ्लेक्शन बने, पहली बात। दूसरी बात है कि जितना कमर्शियल बिल्डिंग्स है, वहाँ पे डे लाइट सेविंग के लिए क्या-क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है, कैसे हम सोलार का यूज़ बिल्डिंग्स पे कर सकते हैं। तो ऐसी एक बेस्ट बिल्डिंग जो इको फ्रेंडली बिल्डिंग है,
ऐसा अगर कोई स्टैंडर्ड मैच करता है तो उसको ग्रीहा टैग दिया जाता है, ग्रीन रेटिंग दिया जाता है ऑफ इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो इनका एक मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में, एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन बिल्ट एनवायरनमेंट, इन द बिल्ट एनवायरनमेंट, राइट? तो बस उसके रिलेटेड है। गृहा किस रिलेटेड है वो बस देख लेना, वैसे तो पुराना है, 2007 से है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये आता है। एंड इसमें और एक है टेरी का भी कोलैबोरेशन, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इनके द्वारा ये मैनेज किया जाता है, एमएनआरई मतलब अपनी मिनिस्ट्री, टेरी एंड ग्लोबल पार्टनर्स, डिफरेंट ग्लोबल पार्टनर्स हैं उनके। इसको जरूर देख लो, ये एग्जैक्टली क्या है। और इनका काम तो मैंने बताया आपको, सस्टेनेबल हैबिटेट या सस्टेनेबल बिल्डिंग्स कैसे बनाए जाए, उस पे ये ज्यादातर काम करता है। उसके बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर वो केरला, कोट्टायम वगैरह में काफी फैला है, तो आया तो भी जोग्राफिकल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, या फिर एनवायरनमेंट या कोई बायल मतलब जो डिसीज रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं काफी सारे। उसमें देख लेना कि ये कहाँ से एंडेमिक है, फिर अफ्रीकन स्वाइन फीवर मतलब कहाँ से आया है, तो सब अफ्रीकन रीजन से वहां से स्प्रेड होते होते फिर ये एशिया यूरोप में स्प्रेड हुआ। क्या ये जूनोटिक डिसीज है, मतलब ये पिक को तो हो जाता है, बट क्या ये ह्यूमंस को होता है? तो नो, देयर इज नो रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, इट इज नॉट अ जूनोटिक। जूनोटिक मतलब जो एनिमल्स से ह्यूमंस में आते हैं ऐसे डिसीज को हम जूनोटिक कहते हैं। तो क्या ये जूनोटिक है क्या? नो। बट वही कि पिग्स का काफी नंबर यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, और काफी उनके सिम्टम्स मैंने दिए हैं, और पोक का जो प्रोडक्शन होता है उसमें काफी इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो वो बस एक बार आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में न्यूज थी। कैरकस ऑफ लाइव सॉरी ऑलिव रिडले टर्टल कंटिन्यूज टू वॉश अशोर अलोंग द विशाखापट्टनम कोस्ट। विशाखापट्टनम कोस्ट कहाँ पे आती है? जो कि एक मेजर पोर्ट है आंध्र प्रदेश का। और वहां पे काफी सारे डेड ऑलिव रिडले टर्टल वो कोस्ट पे जमा हो गए, कैरकस जिसको हम कहते हैं। और ये किस कारण से है? तो मरीन पोल्यूशन कह रहे कि मरीन पोल्यूशन है, फिर एक्सीडेंटल एंटेंजलमेंट मतलब फिशिंग जो नेट्स होते हैं उसमें अटक के मरना, फिर इन वजह से काफी सारे ऑलिव रिडले की टर्टल की डेथ हो रही है, और वो कोस्ट पे आके मतलब वहां पे उनके देखा गया है कि कुछ बॉडीज को, राइट? तो ये थोड़ा-सा देखा गया है, फिर इसमें देख लेना ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में जनरल जानकारी चाहिए। वैसे तो इंडिया काफ़ी अच्छा कंज़र्व करता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी हैचिंग साइट अगर देखी जाए तो वो उड़ीसा में ही आती है। जो गहीरमट्टा कोस्ट है, वो काफ़ी फेमस है इस पार्ट के लिए, जहाँ पे ब्राह्मणी, बैतरनी रिवर आते हैं, वही गहीरमट्टा कोस्ट या भितरकनिका भी नेशनल पार्क आता है, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है। इसी के साथ ऋषिकुल्य नाम से एक रिवर है, जो बे ऑफ बंगाल को उड़ीसा के पास ही मिलती है, वही मतलब ऋषिकुल्या के पास गंजम कोस्ट वगैरह पार्ट है, वहां पे भी एक बड़ी साइट है। रॉबर्ट आइलैंड है, वहां पे भी एक बड़ी साइट है। तो ऐसे नेस्टिंग के फीचर को कहते हैं अरीबाड़ा, नोन फॉर मास नेस्टिंग। तो थाउजेंड्स ऑफ ना फीमेल ऑलिव रिडेड टर्टल कोस्ट पे आते हैं और वो हैचिंग करते हैं, और यहाँ के लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, मतलब ऐसे हैचिंग के टाइम फिर वो कोस्ट एकदम प्रोटेक्ट की जाती है। और उसका हम देखते हैं हर साल नवंबर दिसंबर में ये हैचिंग उनका होता है। तो इसको ज़रूर हो सके तो आज देख लेना, यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ अरीबाड़ा क्या होता है। वैसे तो ये ऑलिव रिडेड टर्टल सिर्फ़ इंडिया में मिलते हैं क्या? नो, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक वगैरह में मिलते हैं। बट इंडिया में सबसे बेस्ट हैचिंग साइट है, बस इतना याद रखें। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी भी कहते हैं उसको, जो हैचिंग करना होता है उसको लोकली रुकरी कहते हैं। तो ये गहीरमट्टा काफ़ी उसके लिए फेमस है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वहाँ पे रुकरी होता है। और ये कैसे है? अभी ये सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल है, जितने भी टर्टल स्पीसीज़ है उसमें स्मॉलेस्ट है ऑलिव रिडेड टर्टल। और ये ओमनीवोरस है एंड सॉलिटरी होता है, मतलब ज़्यादातर अकेले रहता है। एंड दे लिव्स इन द ओपन ओशन, मतलब सिर्फ हैचिंग के लिए आते हैं कोस्ट पे, बाकी टाइम फिर ओशन में ही रहता है। नेक्स्ट है बाकी आर्टिक टुंड्रा इमिशन के बारे में कुछ इंडियन एक्सप्रेस में था, कि जहाँ पे आप सभी को पता होगा कि एक स्नो जो कवर्ड है आर्टिक एंड अंटार्कटिक, इस स्नो में मतलब इस आइस कैप में हाइड्रोजन या मीथेन हाइड्रेट जो होता है, मोस्टली मीथेन हाइड्रेट एंड CO2 स्टोर्ड होता है। बट अगर ये मेल्ट हो जाए तो यहाँ से मीथेन भी बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा। और ये मीथेन एंड CO2 आप सभी को पता है कि ये बहुत बड़े ग्रीन हाउस गैस एजेंट है। तो कह रहे हैं कि फिर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? एक तो आइस मेल्ट हो गया, सी लेवल राइज तो होगा ही, बट और एक चीज होगी कि वो है कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ सकता है। ओके, इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, फिर वाइल्ड फायर्स वगैरह भी होने के यहाँ पे चांसेस कुछ बताए गए हैं। और यहाँ पे जो स्पीसीज है इस आर्टिक सर्कल के पास, जैसे फॉक्स है, कैरिबो है, पोलार बियर्स है, इनको भी अफेक्ट होने के चांसेस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं सेशन कुछ दिनों बाद लेने ही वाला हूँ, कि वर्ल्ड के जितने भी रीजन हैं, मतलब कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट टाइम आया था कि एल्क कहाँ पे है, बोनोबो कहाँ पे है, इंद्री कहाँ पे है,
राइट? ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, मतलब वो चूज़ द करेक्ट पेयर, और जो भी ओपिनियन दिया था वो सबके सब मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स थे, इनकरेक्ट पेयर्स थे। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ की क्या यूनिक स्पीशीज़ है, तो उसका एक जल्द ही मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। चलो, तो बाकी इसमें देख लेना कि क्या होता है परमाफ्रॉस्ट वगैरह, कितना कार्बन स्टोर है और वो कितना रिलीज़ हो सकता है, ये रिपोर्ट में मैंने सब बताया है। नेक्स्ट है आईपीबीएस, हम बाद में देखेंगे उसका नेक्सस रिपोर्ट। आईपीबीएस बस इतना देख लो अभी के लिए कि आईपीबीएस मतलब इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, ये 2012 से एस्टैब्लिश्ड है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आता है। इंडिया भी है उसमें फाउंडिंग मेंबर में। ये यूएन की बॉडी नहीं, इसलिए मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट ये ग्रुप है, और ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इकोसिस्टम सर्विसेज है ना, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बट इट इज नॉट अ यूएन बॉडी, यूनाइटेड नेशन वगैरह का पार्ट नहीं है। आईपीसीसी है यूनाइटेड नेशन का पार्ट, यूनाइटेड नेशन का ही रिपोर्ट है, या यूनेफ ट्रिपल सी के ही अंडर वो रिपोर्ट पब्लिश होता है। बट आईपीबीएस जो है वो डिफरेंट है, वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, याद रखें। ओके, तो उनका एक रिपोर्ट निकलता है, उसका नाम है नेक्सस रिपोर्ट, और इसमें वही क्लाइमेट चेंज के वगैरह डेटा और उससे एनवायरनमेंट को कितना हार्म हो रहा है उस बारे में बताया गया। आप इसको बाद में स्टॉप करके पढ़ लेना। उसके बाद ये देखो पहवा डायलॉग नाम से एक था, नेपाल एंड चाइना ने कुछ लॉन्च किया है, एंड जो पहवा जो नाम है वो आता है वहां के एक लेक से, मतलब नेपाल में एक लेक है पहवा नाम से, ऑलमोस्ट वही काठमांडू के या पोखरा के साउथ की तरफ आता है पहवा लेक। तो वहां पे उससे कुछ नाम दिया, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ नेपाल सिचुएटेड इन पोखरा वैली, पोखरा वैली के आसपास आता है। तो बस देख लेना कि पहवा क्या है, मतलब ये डायलॉग किस रिलेटेड है। तो ये किस रिलेटेड है देखो, इट सिक्स टू एड्रेस इशू लाइक साउथ एशियाज ग्लोबल इंडस्ट्रियल शिफ्ट एंड इट्स नीड्स, मतलब इंडस्ट्रियल शिफ्ट के रिलेटेड है। तो बस उतना देख लेना कि ये इंडस्ट्री रिलेटेड एक पहवा डायलॉग है। और ये पहवा क्या है, प्लेसेस इन न्यूज में मैं इसको ज्योग्राफी में कहूंगा कि पोखरा वैली में एक काफी बड़ा लेक है, बस। उसके बाद है नॉर्दर्न जैंट हॉर्नेट, तो देखना इसका मर्डर हॉर्नेट भी कहते हैं, क्योंकि इसके डंक काफी भयानक होता है, मतलब कहते हैं कि ये डंक करने के बाद कुछ कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है, या फिर इतना पेन होता है कि जो मतलब कई सारी सुइयां चुभ जाए, इतना वो डेंजरस होता है। तो इनका हैबिटेट इट इज नेटिव टू एशिया, काफी सारे फॉरेस्ट में मिलता है, एंड डिलीवर्स अ वेनोम नियरली 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ हनीबीज, मतलब हनीबीज से भी 7 गुना ज्यादा इसमें इसके पॉइजन में मतलब वेनोम जो होता है वो पावरफुल होता है, राइट? एंड देख लेना, मतलब ये ऐसा भी कहते हैं कि आप अगर आप वो बी कीपर का जो सूट है वो भी पहन लो तो उससे भी पेनिट्रेट करे, इतना इनका डीपर डंक जाता है। इट इज वेरी डेडली टू ह्यूमंस एंड कॉज फैटेलिटीज एंड इंजरीज इन चाइना। इन 2013 में काफी लोगों की इसके डंक से काफी डेथ भी हो गई थी, मतलब इंजरीज भी कॉज हुए थे। तो ये न्यूज में है, देख लेना, नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट, बस। क्या स्पीसीज है वो पता होना चाहिए। अब जैसे आप बोलोगे कि ये सर क्यों दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम सिकाड़ा अगर पूछा, कुछ पूछ लिया तो पता रहने दो कि ये हॉर्नेट भी क्या है, इट इज अ इंसेक्ट में ही हम कहेंगे इसको, ठीक है। एंड वैसे तो इट पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द नेटिव पॉलिनेटर्स एंड एग्रीकल्चर, मतलब ये एग्रीकल्चर को निगेटिवली इंपैक्ट करते अगर इनके नंबर्स बढ़ गए तो। अब ये यूएस में एक्चुअली नोट हुआ था, इसलिए देखा गया था, इट इज सक्सेसफुली इरेडिकेटेड द इन्वेसिव नॉर्दर्न जैट, ऐसे यूएस के बारे में कुछ न्यूज थी, ठीक है। बट न्यूज ज्यादा नहीं पूछेंगे, बट देख लेना कि ये क्या है, मतलब। नेक्स्ट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, बोर्डो बोर्डोई बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी, बस देख लो कहाँ पे है, आसाम में है, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ पे कुछ डिक्लाइन देखा गया है, सिग्निफिकेंट 72% डिक्लाइन इन बर्ड स्पीसीज ओवर 27 ईयर्स, प्राइमरली ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो ये कहाँ है, तो देख लो, ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में यहाँ पे दिखेगा बॉर्डोइबुम बिलमुख। ओके, बस उतना एक लोकेशन आसाम है, इतना याद रखो। सुबानसिरी रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, यस, ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सुबानसिरी, उसी के ही पार्ट में आता है ये सेंचुरी। काफी सारे माइग्रेटरी स्पीसीज भी यहाँ पे इसके वेटलैंड के आसपास आता है। तो बॉर्डर बाम बिलमुख इज फ्रॉम, यस, ये सेंचुरी कहाँ की है, आसाम की है। लाखिमपुर धेमाजी नाम से डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी आता है। और बाकी भी यहाँ पे स्पीसीज है, पेलिकन वगैरह, फ्रैंकोलिन, है ना, ऐसे बर्ड स्पीसीज भी आपको दिखेगी आप। बाकी वैसे वेटलैंड साइट है क्या ये, तो नो, इट इज नॉट अ वेटलैंड साइट। मतलब रामसर साइट है क्या, नो, वैसे तो वेटलैंड है बट रामसर साइट नहीं है। रामसर साइट आसाम में एक ही आती है, वो है देवपार बिल, ठीक है। द ओनली रामसर साइट इन आसाम इज द देवपार बिल।
नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। अब इसका मैं थोड़ा डिटेल कवरेज, क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ है, इसका एक डिटेल कवरेज आप ज़रूर बाद में चेक कर लो। मेरा एक लेक्चर है यहाँ पे बस सॉलिड वेस्ट डाल देना आप। एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ के लगभग 9 वीडियोज़ है, उसमें एक वीडियो आपको मिल जाएगा सॉलिड वेस्ट का भी। इस प्लेलिस्ट को चेक करो जहाँ पे मैंने ये पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल डिटेल में कवर किया है। उसमें कुछ नॉर्मल चेंजेस हुए हैं कि मैंडेटरी वेस्ट सेग्रीगेशन है, एंड अगर नहीं कोई करता है सेग्रीगेशन 3 पार्ट में, 3 पार्ट मतलब क्या है? वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट एंड डोमेस्टिक हज़ार्डस वेस्ट। अगर नहीं करता है तो फिर वो सैनिटरी वर्कर से उनको रिफ्यूज़ करे टू कलेक्ट द अनसेग्रीगेटेड वेस्ट। मतलब ये स्ट्रिक्ट रूल थोड़े से डाले गए। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी डाला गया है। गेटेड कम्युनिटीज़ वगैरह क्या है उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वो आप ज़रूर देख लेना। 5000 स्क्वायर मीटर का वो मतलब एक आधी सोसाइटी वगैरह होगी। तो उनके यहाँ पे वो सेग्रीगेट होना चाहिए, एंश्योर होना चाहिए कलेक्शन, एंड फिर रिसाइक्लेबल भी अगर वहाँ पे आस-पास हो तो वो भी रिसाइकिल भी होना चाहिए। फोकस ऑन सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कितना उसमें से रिसाइकिल हो सकता है, जो ड्राई वेस्ट होता है, उसको वहीं पे रिसाइकिल करें, और कोई अगर इसको कंप्लायंस नहीं करता तो उनको पेनल्टी भी इम्पोज़ करें। इवन इन्होंने एग्रीकल्चर का भी ऐड किया कि मैनेजिंग एग्रीकल्चर वेस्ट, जो ग्राम पंचायत वगैरह है, नो ओपन बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर वेस्ट उन्होंने बताया। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको हेवी पेनल्टीज़ लगेगी। मतलब जो स्टबल वगैरह होता है उसका बर्निंग ना करे, या कोई भी होगा, तो उसको उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स में डाला है 2024 के रूल्स में। बट वही कि ये भी उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। रूल्स तो काफ़ी बड़े हैं बट इम्प्लीमेंटेशन एंड उसका ट्रैकिंग बहुत कम है। इसलिए ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। आप इसको पढ़ लो एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या इश्यूज़ हैं। लास्ट मंथ में देखो दिसंबर 4th को चीता डे सेलिब्रेट करते हैं। मेरी इंटरनेशनल चीता डे होता है। तो उस बारे में कुछ न्यूज़ था। तो आपको पता है चीता अभी अभी के लिए तो फिलहाल इंडिया में तो नहीं थे नेटिवली, बट हमने नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से लेके आए, एंड वो कहाँ मिलेगी आपको? कुनो नेशनल पार्क। तो कुनो देख लेना। अब एक नई साइट उसकी फाइनल कर रहे हैं, और वो होगा गांधी सागर, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो गांधी सागर चंबल रिवर के आसपास डैम आता है, उसके पास एक नया साइटिंग देखा जा रहा है। अब कुछ चीता वहाँ पे भी हम रिलोकेट करने वाले हैं। वैसे अग्नि एंड वायु ऐसे कुछ रिलीज़ किए गए थे वहाँ पे कुनो में, तो उसके बारे में ये न्यूज़ था नॉर्मल। बट ठीक है, ज़्यादा डिटेल मत जाओ, बस देख लेना कि चीता डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4th ऑफ डिसंबर को। वन बायोडायवर्सिटी क्रेडिट मार्केट, ऐसा एक स्टडी आता है देखो, तो जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी, है ना? मेथोडोलॉजी, रेगुलेटरी गैप्स वगैरह ऐसे कुछ एक रिपोर्ट आया था। तो उसमें कुछ बायोडायवर्सिटी क्रेडिट के बारे में दिया गया है। तो ये क्या है बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस? तो इट इज़ अ वॉलंटरी इंटरनेशनल अलायंस, कि जहाँ पे डाइवर्स स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक साथ आते हैं, और यहाँ पे बायोडायवर्सिटी के रिलेटेड हम क्या फंड्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो उसके बारे में ये एक अलायंस है, बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस। इट इज़ अ वॉलंटरी, नॉट बाइंडिंग वगैरह कुछ नहीं, वॉलंटरी मिशन है। एंड ये किसका मतलब इसका सेक्रेटरीएट कौन हैंडल करता है इस अलायंस का? तो वो है यूएनडीपी एंड यूएनईपी। बस इतना याद रखें, यूएनडीपी एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बाकी जापान में भी इस बार थोड़ा-सा देखा गया कि देखो अभी तक का हॉटेस्ट समर, एंड जापान नाउ रजिस्टर वार्मेस्ट ऑटम आल्सो। तो ऐसा कुछ न्यूज़ चल रहा है, तो देख लेना। ग्लोबल वार्मिंग की ये डाउन टू अर्थ के कुछ हेडलाइंस है। बाकी आरटी क्वेश्चन का भी वैसे तो आईपीसीसी रिपोर्ट में बताया गया है कि लास्ट कुछ 1997 से लेके ईयर 1980 से लेके ईयर 2010 तक लगभग 40% ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है आर्टिक, और कह रहे हैं कि फिर आने वाले ऐसे ही अगर चलते रहा ग्लोबल वार्मिंग तो आने वाले 2050 तक तो लगभग ये जो न्यूज़ है वो शायद सच हो सकती है। देखो आरटी क्वेश्चन मे ग्रो फ्रॉम व्हाइट टू आइस फ्री सूनर देन एक्सपेक्टेड, मतलब और भी जल्दी हो सकता है, ऐसा एक थ्रेड बताया गया। तो इसमें मैं कहूंगा कि आईपीसीसी रिपोर्ट जरूर पढ़ ले, और ये मेल्ट होने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, है ना, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डिसअपियरिंग द लो अल्टीट्यूड क्लाउड्स लिंक टू द 2023 रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग टेम्परेचर। तो इससे क्या हो गया कि 15% ऑफ द एल्बेडो डिक्लाइंस इन इज लिंक्ड टू द लॉस ऑफ आर्टिक। मतलब क्या हो गया कि जितना आइस कम होगा उतना ये स्नो कवर्ड एरिया भी क्या है कि रिफ्लेक्शन बहुत मेंटेन करता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतना व्हाइटिश कलर है, तो स्नो, इस स्नो में से सबसे ज्यादा एल्बेडो होता है, मतलब सबसे ज्यादा सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो कह रहे हैं कि फिर ये रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि स्नो ही कम हो गया। और इससे फिर क्या होगा, फिर से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो इस प्रकार से
ये सारे इश्यूज़ देखे जा रहे हैं। बाकी एक माउंट एटना एंड स्ट्रोम्बोली अभी जो हमने इटली में देखा, ठीक है? तो उसमें और एक ऐड कर देना कि ये भी रिसेंटली इरप्ट होते हुए देखे गए हैं। मतलब अभी एक्टिव में काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। एक लास्ट न्यूज़ देखते हैं, लेक्स इफेक्ट स्नो क्या है? लेक इफेक्ट स्नो। तो देखना ये बहुत ही मतलब यूनिक टर्म है और जैसे हम कहते हैं ना एक टेम्परेरी रेनफॉल जैसा होता है कि जैसे धूप के टाइम में जब मानसून नहीं है तभी भी रेनफॉल कभी-कभार हो जाता है। उसी प्रकार से जब एक्सपेक्टेड नहीं तभी स्नो हो जाता है और वो भी लेक इफेक्ट स्नो क्या है? तो अब देखो न्यूयॉर्क, पेनिसिल्वेनिया, ओहियो, मिशिगन वहाँ पे जो ग्रेट लेक्स आपको पता होंगे जिसको हम होम्स कहते हैं, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन एंड लेक इरी एंड लेक सुपेरियर आल्सो। तो जहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना वर्ल्ड का सरफेस वाटर जो है फ्रेश वाटर उसका 20% वाटर वहीं पे है, यूएस एंड कनाडा के बीच में। बहुत बड़ा लेक है, राइट? अगर पूरा ग्रुप में देखें तो वर्ल्ड के सबसे बड़ा वो लेक आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वार्म अगर एक बार वो मतलब थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग से कहो या किसी भी कारण से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया उस लेक का, सी सरफेस का, तो वहाँ पे क्या होता है वार्म वाटर क्रिएट होता है या फिर और इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और यही एयर लो प्रेशर के कारण और ज़्यादा राइज़ करती है और जैसे ये राइज़ करती है तो जिस एरिया की तरफ जाती है क्योंकि ये एरिया थोड़ा-सा टेम्परेट काफ़ी नॉर्थ टेम्परेट की तरफ आता है और वो जब कोल्ड वेरी, वेरी कोल्ड क्लाइमेट के कॉन्टैक्ट में ये मॉइस्चर लैडन विंड जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, ऐसा विंड जब कोल्ड एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कंडेंसेशन और वहाँ पे कंडेंसेशन तो होगा ही बट वो किस फॉर्म में होगा? स्नो में क्योंकि अगर 0 डिग्री से टेम्परेचर कम होगा तो वो स्नो में थोड़ा-सा आपको दिखेगा। तो कोल्ड एयर मूविंग ओवर द वार्म लेक्स एंड उसके बाद देखो ये रिलेटिवली वार्मर जितना होगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट होगा एंड उससे फिर बाद में देखो फॉर्मेशन ऑफ स्नो क्लाउड द एज़ द एयर राइजेस हायर इट कूल्स एंड कंडेंस इंटू द क्लाउड्स एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हेवी स्नोफॉल। तो ये हेवी स्नोफॉल मतलब थोड़ा कम समय के लिए होता है बट एकदम से हेवी स्नोफॉल सडन कंडेंसेशन से देखा गया है मतलब लोकलाइज्ड स्नोफॉल ये पूरा एक सीजनल वाइज नहीं है बट लोकलाइज्ड स्नोफॉल देखा गया है तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखा है इससे इम्पैक्ट क्या है ट्रांसपोर्टेशन पावर आउटेज वगैरह ऐसे कुछ इम्पैक्ट वहाँ पे देखे गए तो मतलब देख लेना कि लेक स्नो इफेक्ट क्या है और वो कहाँ देखा गया था तो दैट इज वेरी सिंपल कि जो यूएसए है उसका ग्रेट लेक्स के एरिया के आसपास ये देखा गया है एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ मेडाउन काउंटी भी देख लेना मेडॉक काउंटी अब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है क्योंकि इसके पहले आपको पता होगा यांगस्ती रिवर पे चाइना पे यांगस्ती रिवर जो एशिया की सबसे बड़ी रिवर है वहां पे थ्री गॉज डैम ये अभी तक का सबसे बड़ा डैम था और अभी है मतलब और जैसे चाइना हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम मतलब ये जब भी बनेगा तो ये होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एचईपी प्लांट जल विद्युत प्रकल्प मेडॉक काउंटी और वो किस पे बन रहा है ब्रह्मपुत्रा पे जिसको चाइना में कहते हैं यारलुंग जांगबो तो यहाँ पे ही देखो अरुणाचल के ही थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो वहीं पे वो प्रोजेक्ट बन रहा है यारलुंग जांगबो मतलब ब्रह्मपुत्रा एंड विच विल सरपास द थ्री गॉज डैम जो अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ा डैम है अब जब भी ये प्रोजेक्ट बनेगा मेडॉक काउंटी तब ये इससे भी कई गुना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है मतलब ये सबसे बड़ा डैम होगा ठीक है तो इसको जरूर देख लो बाकी ब्रह्मपुत्र अभी इतनी न्यूज में है तो उसके राइट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी देख लेना अब इसके आगे के कुछ न्यूज है वैसे तो ऑलमोस्ट हमने सभी न्यूज कवर किए हैं बस कुछ न्यूज रहेंगे बट वो मैं आपको नोट्स में अवेलेबल कर दूंगा सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे जाके जरूर देखना ये नोट्स वहां पे मैं फाइल अपडेट कर दूंगा कुछ दिनों बाद बट पूरा लेक्चर आई होप सबने देखा है और क्योंकि आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करी है और जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले सेशन अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर आप देख लो अ, वही अनस्टॉपेबल इसी चैनल पे सर्च में डाल देना लास्ट 1 ईयर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एटलीस्ट आप एक काम करो कि 9th एंड 10th सेशन और आज का सेशन ये पूरा देख लेना क्योंकि ये 2025 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ओके और पिछले वाले भी 8 सेशन जो है वो जब भी अगर जिनका अटेम्प्ट थोड़ा 26 27 का है वो आप भी देख लो क्योंकि इससे क्या होता है कि एक रिवीजन हो जाता है आपका करंट के साथ आपको जो टॉपिक्स है एनवायरनमेंट के या ज्योग्राफी के वो एक रिवाइज हो जाता है ना तो उसको जरूर देख लेना ओके तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू